व्याकरण, भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण, साहित्य, इन टॉपिक्स पे आज अपन बात करेंगे। भाषा, अब भाषा की परिभाषा बताने जा रहे हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त करते हैं, वह भाषा कहलाती है। भाषा के भेद, भाषा के दो भेद होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक यानी मुंह से बोल करके बताना, वो मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। यानी मन के विचारों को कॉपी पे पेन के माध्यम से लिख के व्यक्त किया जाता है, वो लिखित भाषा कहलाती है। मातृभाषा, वह भाषा बालक अपनी बाल्यावस्था में अपनी माता से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। बाल्यावस्था यानी बालक जब बोलना प्रारंभ करता है, छोटी अवस्था में जब बोलना सीखता है तो सबसे ज्यादा अपनी माँ के संपर्क में रहता है और माँ से जिन शब्दों को वो सीखता है फिर उसके माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है, बोलता है, वह मातृभाषा कहलाती है। बोली, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, यानी जिस क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है। जैसे हरियाणा, वहाँ पे हरियाणवी और बांगड़ू बोली जाती है। राजस्थान है, इसमें राजस्थानी और मारवाड़ी बोली जाती है। केरल, केरल की बोली है मलयालम, वहाँ मलयालम बोली जाती है। और कर्नाटक, कर्नाटक की बोली है कन्नड़, वो क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है। अब है भाषा और बोली में अंतर। अपन भाषा भी पढ़ चुके हैं और बोली भी पढ़ चुके हैं। अब इसमें अंतर मालूम करना है कि क्या अंतर होता है। भाषा विस्तृत होती है जबकि बोली स्थानीय होती है। विस्तृत यानी बड़ा क्षेत्र होता है और बोली स्थान विशेष में ही बोली जाती है, इसलिए इसका क्षेत्र छोटा होता है। भाषा का प्रयोग शिक्षा, सामाजिक व्यवहार, साहित्य आदि में होता है, जबकि बोली को कभी बोलने में उपयोग कर सकते हैं, अर्थात बात करने में होता है, इसका कोई साहित्य में प्रयोग नहीं होता। भाषा में शुद्धता और अशुद्धता का ध्यान रखना होता है, जबकि बोली को बोलने के कोई नियम नहीं होते। जैसे कहीं शय को है भी बोला जाता है, जैसे जोधपुर में शय को है बोला जाता है, तो वो वहाँ की स्थानीय भाषा बोली हो गई। भाषा का व्याकरण होता है जबकि बोली का नहीं। लिपि, लिपि का अर्थ होता है लिखना। किसी भी भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले
निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती और मराठी। नेपाली है, उसकी लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी है, उसकी लिपि है रोमन लिपि। उर्दू है, इसकी लिपि है फारसी। पंजाबी है, उसकी लिपि है गुरुमुखी। देवनागरी लिपि की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। नंबर 2, प्रत्येक वर्ण की आकृति समान होती है, जैसे क, ये, ए, द आदि। नंबर 3, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, अर्थात जैसे बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। व्याकरण। व्याकरण मनुष्य मौखिक एवं लिखित भाषा में अपने विचार प्रकट कर सकता है और करता रहा है, किंतु इससे भाषा का कोई निश्चित एवं शुद्ध स्वरूप स्थिर नहीं हो सकता। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है, और उस नियमबद्ध योजना को हम व्याकरण कहते हैं। यानी नियमों में रख करके ये अपन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कहाँ छोटी मात्रा आएगी, कहाँ बड़ी मात्रा आएगी, उनको नियम में बांधा जाता है, वही व्याकरण कहलाती है। भाषा और व्याकरण का संबंध। कोई भी मनुष्य शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं कर सकता। अतः भाषा और व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ यानी गहरा। व्याकरण भाषा में उच्चारण, शब्द प्रयोग, वाक्य गठन तथा अर्थों के प्रयोग के रूप को निश्चित करता है। व्याकरण के विभाग। व्याकरण के 4 अंग निर्धारित किए गए हैं। नंबर 1, वर्ण विचार। इसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और उनके मिलाने की विधि बताई जाती है। नंबर 2, शब्द विचार। इसमें शब्दों के भेद, रूप, व्युत्पत्ति आदि का वर्णन किया जाता है। नंबर 3 है पद विचार। इसमें पद तथा उसके भेदों का वर्णन किया जाता है। नंबर 4, वाक्य विचार। इसमें वाक्यों के भेद, वाक्य बनाने और अलग करने की विधि तथा विराम चिन्हों का वर्णन किया जाता है। यानी व्याकरण के इन 4 भेदों के बारे में पढ़ लेते हैं तो पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो जाती है। साहित्य। ज्ञान राशि का संचित कोश ही साहित्य है। संचित यानी उसको इकट्ठा किया हुआ, किसी जगह पे लिखा हुआ। कोश यानी जो खजाना होता है, वही साहित्य कहलाता है। साहित्य ही किसी भी देश, जाति और वर्ग को जीवंत रखने का, उसके अतीत रूपों को दर्शाने का एकमात्र साक्षी होता है। अपन साहित्य पढ़ करके उसकी पुरानी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उस काल को पढ़ना, उस काल में क्या हुआ था, कैसी स्थितियां रही थी, कौन सा व्यवसाय होता था, कैसे लोग खाना पीना करते थे, वो सारा साहित्य के माध्यम से अपन को पता चलता है। ये मानव की अनुभूति के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करता है और पाठकों एवं श्रोताओं के हृदय में एक अलौकिक
अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति उत्पन्न करता है।